हेलो एवरीवन। आज मई महीने के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। इसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन तक होने का अनुमान है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 295.67 मिलियन टन। संबंधित तथ्य जानते हैं। 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। वर्ष 2019-20 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 295.67 मिलियन टन तक का होना अनुमानित है। यह पिछले 5 वर्षों 2014-15 से 18-19 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25.89 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 117.94 मिलियन टन अनुमानित है। चावल के उत्पादन में पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन 109.77 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 8.17 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 107.18 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। गेहूं के उत्पादन में यह वृद्धि वर्ष 18-19 के उत्पादन की तुलना में 3.58 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान पौष्टिक और मोटे अनाजों का उत्पादन 47.54 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2019-20 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 23.01 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। यह पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन 20.82 मिलियन टन की तुलना में 2.19 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान तिलहनों का कुल उत्पादन 33.50 मिलियन टन अनुमानित है। यह पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन 20.26 मिलियन टन की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी 15 मई को। इससे संबंधित तथ्य जानते हैं। 15 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। इसे कहते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इसका मुख्य विषय था थीम फैमिली इज डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बेइजिंग +25। इसका उद्देश्य देखते हैं। बच्चों और युवाओं के लिए बचपन की शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने में परिवार की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव के द्वारा प्रतिवर्ष 15 मई को इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। तो कब से शुरुआत हुई है? 1993 से। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की।
इसके तहत प्रवासियों को कितने माह के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2 माह के लिए। संबंधित तथ्य जानते हैं। 14 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है। प्रवासियों को 2 माह के लिए मुख्य खाद्यान्न की आपूर्ति। प्रवासियों को भारत में किसी भी उचित मूल्य वाली दुकान से राशन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए मार्च 2021 तक प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग होगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवास परिसरों की योजना शुरू की जाएगी। शिशु मुद्रा ऋण लेने वाले को 12 माह के लिए 2% ब्याज की छूट। स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण की सहायता। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत MIG के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवासन क्षेत्र और मध्यम आय समूह को 70,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। आगे देखते हैं। कैंपा फंड का उपयोग करते हुए रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपए नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए को प्रोत्साहन। अगला प्रश्न। 14 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने COVAS 6800 मशीन राष्ट्र को समर्पित किया। इस मशीन के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखो प्रश्न पूछा है, तथ्य सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही नहीं है। पढ़ लेते हैं। इस मशीन को एम्स नई दिल्ली ने स्थापित किया था। चूँकि ये गलत है और A, C और D सही है, तो देख लेते हैं। COVAS 6800 ऐसी पहली जांच मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 के मामलों की जांच के लिए खरीदा है। सी देखते हैं। COVAS 68 ने 24 घंटे में लगभग 1200 नमूनों के हाई थ्रूपुट टेस्ट के साथ एक गुणवत्तापूर्ण हाई वॉल्यूम परीक्षण किया जा सकता है। इस मशीन से वायरल हेपेटाइटिस B एवं C, HIV, MTV, रिफैम्पिसिन एवं आइसोनियाजाइन रेसिस्टेंस पैपिलोमा है, CMV, क्लैमाइडिया, नायरेसिया आदि अन्य पैथोजेन का भी पता लगाया जा सकता है। इसे संबंधित तथ्य जानते हैं। 14 मई 2020 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने COVAS 6800 मशीन राष्ट्र को समर्पित किया। यह ऐसी मशीन पहली जांच मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 के मामलों की जांच के लिए खरीदा है। इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है।
COBAS 6800 से 24 घंटों में लगभग 1200 नमूनों के हाई थ्रूपुट टेस्ट के साथ एक गुणवत्तापूर्ण हाई वॉल्यूम परीक्षण किया जा सकता है। COBAS 6800 रोबोटिक्स इनेबल्ड एक अत्याधुनिक मशीन है जो संदूषण के अवसरों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संक्रमण के जोखिम को न्यूनतम करता है। इसे सीमित मानव अंतःक्षेपों के साथ दूर से प्रचालित किया जा सकता है। इस मशीन से वायरल हेपेटाइटिस बी एवं सी, HIV, MTB, रिफैम्पिसिन एवं हाइसोनियाजाइट रेसिस्टेंस पैपिलोमा, CMV, क्लैमाइडिया, नेसेरिया आदि अन्य पैथोजन का भी पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 मई 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इससे संबंधित तथ्य जानते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 74, 74वां स्थान। संबंधित तथ्य जानते हैं। 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में 115 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक इन देशों के ऊर्जा क्षेत्रों की तुलना करता है और ऊर्जा संक्रमण के लिए उनके तत्परता का विश्लेषण करता है। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात स्विट्जरलैंड को दूसरा, फिनलैंड को तीसरा, डेनमार्क को चौथा तथा नॉर्वे को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गत वर्ष इस सूचकांक में भारत का स्थान 76 था। तो 2 पायदान हम लोग आगे आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने की घोषणा की और इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी तेलंगाना। संबंधित तथ्य जानते हैं। 12 मई 2020 को तेलंगाना सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने की घोषणा की। खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार ने धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक और लाल चने की खेती को 10 लाख एकड़ भूमि तक सीमित करेगा। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही इस संबंध में घोषणा की जाएगी कि राज्य के किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। जो किसान इस नियमों का पालन नहीं करेगा उन्हें राज्य सरकार की रायथू बंधु योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त नहीं होगा। फसलों की खेती को विनियमित करने का
मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए बी विद्यावती को। इसके संबंधित तथ्य जानते हैं। मई 2020 में केंद्र सरकार में वरिष्ठ IAS अधिकारी बी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। ASI के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इनकी स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अज़ेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अज़ेवेदो ने अपने पदों से इस्तीफा दिया? तो इसका उत्तर ये हो जाएगा WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। संबंधित तथ्य जानते हैं। मई 2020 में विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्टो अज़ेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह ब्राज़ील के वरिष्ठ राजनयिक हैं। उनका दूसरा 4 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। वह वर्ष 2013 में WTO के प्रमुख बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में व्यवसायों विशेषकर MSME को राहत और ऋण संबंधी सहायता देने के लिए अहम उपायों की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत MSME फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से कितने हजार करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा बी 50,000 करोड़। इससे संबंधित तथ्य जानते हैं। 13 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में व्यवसायों विशेषकर MSME के फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और ऋण संबंधी सहायता देने के लिए अहम उपाय की घोषणा की है। इसकी प्रमुख अहम उपाय इस प्रकार है। MSME सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा, कर्ज बोझ से दबे MSME के लिए 20,000 करोड़ रुपए की अप्रधान ऋण, MSME फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी। MSME की नई परिभाषा और MSME के लिए अन्य उपाय। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी निविदाओं यानी कि टेंडर के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं है। यानी कि 200 करोड़ के लिए कोई वैश्विक स्तर पर टेंडर नहीं दिया गया, यानी कि घरेलू के लिए यह उपयोग किया गया है। जून जुलाई एवं अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए व्यावसायिक और संगठित कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संबंधित सहायता 3 माह और बढ़ाई गई है। EPFO द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों के
नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए एपीएफ अंशदान को अगले 3 महीने के लिए 12% से घटाकर 10% किया जाएगा। एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना इन बैंकों को। एनबीएफसी एमएफआई की देनदारियों के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण योजना 2.0। डिस्काम के लिए 90,000 करोड़ रुपये की तरलता सुलभ कराई जाएगी। ईपीसी और रियायत समझौते से जुड़े दायित्वों के सहित अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए 6 माह तक का समय विस्तार देकर ठेकेदारों को राहत दी गई। रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को 6 माह तक बढ़ाया जाएगा। व्यवसाय के लिए कर राहत धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर कॉर्पोरेट व्यवसायों एवं पेशों को लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी किया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर संग्रहित कर की दरों में 25% की कटौती। कर संबंधी विभिन्न अनुपातों के लिए अंतिम तिथियां बढ़ाई गई हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और प्रत्येक मासिक पत्रिकाएं वहां पर उपलब्ध है। जाइए वहां से जुड़ करके डाउनलोड करके पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।